हेलो दोस्तों, चलिए आज हम फिर से सेल बायोलॉजी का लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं, जो कि है आपका सेल साइकिल या सेल डिवीज़न, जिसको हमको पढ़ना है। और यहाँ बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब पे भी हम फोकस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं कि सेल साइकिल या सेल डिवीज़न क्या है। देखिए, सेल साइकिल या सेल डिवीज़न कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक मदर सेल है, ठीक, और उस मदर सेल से हम क्या कर रहे हैं, डॉटर सेल का निर्माण कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, एक मदर सेल है, उस मदर सेल से हम क्या कर रहे हैं, डॉटर सेल का निर्माण कर रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न बोलते हैं। और इस प्रोसेस में, एक मदर सेल से डॉटर सेल बनाने के प्रोसेस में हम जिन जिन प्रोसेस से गुजरते हैं वो क्या कहलाता है, आपका सेल साइकिल। ठीक, सिंपल सा है। मदर सेल से डॉटर सेल का निर्माण आपका क्या होता है, सेल डिवीज़न। और मदर सेल से डॉटर सेल बनाने की क्रिया में हम जिन जिन प्रोसेस से गुजरते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका सेल साइकिल। देखिए, सेल साइकिल को समझने के लिए हमको देखना है कि इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, वो हमको समझना है। तो देखिए, कोई भी चीज़ को हम बनाते हैं तो उसमें क्या होगा कि इसमें जो होता है सेल साइकिल में आपको दो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। एक तो होता है आपका प्रिपरेशन फेज़ और एक होता है आपका एक्चुअल डिवीज़न फेज़। ये देखिए, यहाँ पास मैंने लिख के रखा है कि सेल साइकिल में क्या होता है कि आपका प्रिपरेशन फेज़ होता है और एक होता है आपका एक्चुअल डिवीज़न फेज़। प्रिपरेशन फेज़ कहने का मतलब ये है कि यह वो फेज़ होता है जहाँ पास क्या होगा, आपका ये जो मदर सेल है, यहाँ पास क्या होगा, सेल है, तो सेल में क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, न्यूक्लियस होगा। तो ये क्या करेगा, उन सबको क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। कहाँ पास, इस इंटरफेज़ में। ठीक है, इस प्रिपरेशन फेज़ में या इंटरफेज़ में क्या करेगा, उन सभी चीज़ों को रेप्लिकेट करेगा। क्यों, देखिए, हमको यहाँ क्या बनाना है, मदर सेल है। मदर सेल में क्रोमोसोम की संख्या मान लीजिए कितना है, 14 है। मैंने क्या लिया है, मटर लिया है। मटर में कितना होता है, क्रोमोसोम की संख्या 14 होती है। तो मुझे क्या करना है, ये मदर सेल है और मुझे क्या करना है, उससे डॉटर सेल का निर्माण करना है। यानी कि मदर सेल में जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने ही क्रोमोसोम मुझे किस में चाहिए, इस डॉटर सेल में चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो ये ऐसा होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो मदर सेल में क्रोमोसोम है, संख्या है 14 है, तो मदर सेल में क्या होना चाहिए, उसको डबल करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं इन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में। तो हमको करना यही है। इंटरफेज में क्या हो रहा होगा, ये जो मदर सेल में आपको क्रोमोसोम की संख्या दिख रही है 14, ये 14 का हमको क्या करना है, 28 करना है। क्या करना है, 28 करना है। ठीक, तो मैं यही कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन फेज़ में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, डीएनए है, इन सब का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, इन सब का रेप्लिकेशन होगा कहाँ पास, इंटरफेज़ में। ठीक, इस इंटरफेज़ में भी देखें तो हम 3 चरणों से गुजरते हैं। एक होता है G1 फेज़, एक होता है S और एक होता है G2। इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है कि प्रिपरेशन फेज के 3 चरण होते हैं, G1, S और G2। दूसरा है आपका एक्चुअल डिवीज़न फेज़। ठीक है, और ये कौन सा होता है आपका, इसको हम बोलते हैं M फेज़। M फेज़ कहने का मतलब क्या हुआ होगा, यहाँ पास या तो क्या हो रहा होगा, माइटोसिस हो रहा होगा या मियोसिस हो रहा होगा, समसूत्री विभाजन हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा होगा। किसका, क्रोमोसोम का। अब देखिए, इस M फेज़ को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। आगे देखेंगे हम इसको। पहले देखिए, प्रिपरेशन फेज़ को हम समझते हैं, इसमें क्या है। प्रिपरेशन फेज़ को देखें, अगर इंटरफेज़ में मैंने कहा कि इसमें 3 चीज़ें हैं, G1, S, G2। ठीक है, अगर आप देखें पूरे सेल डिवीज़न को, तो सेल डिवीज़न को, एक सेल को डिवाइड होकर नया सेल बनाने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का टाइम लगता है। ठीक, पूरा एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने में कितना लगता है, 24 आवर का समय चाहिए। ठीक है, इसमें अगर आप देखें, अकेला जो इंटरफेज़ होता है, प्रिपरेशन फेज़ होता है, इसको कितना लगता है, 23 घंटे का समय अकेला कौन लेता है, आपका ये प्रिपरेशन फेज़ लेता है। 23 आवर जो होता है टाइम कौन लेता है, आपका इंटरफेज़ लेगा। और 1 घंटे का जो समय होगा वो कहाँ लगेगा, आपका एक्चुअल सेल डिवीज़न यानी कि M फेज़ में लगेगा। अब देखिए, ये है आपका जो मैंने अभी बताया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है वो क्या है, आपका इंटरफेज़ है। और इसमें कितना टाइम लग रहा होगा, 23 घंटे लग रहे होंगे। और ये टोटल सेल साइकिल का कितना है, 95% है। ठीक है, ये टोटल सेल साइकिल का कितना है, 95%। और ये जो आपका M फेज़ है कितना है, 5% है टोटल का। और इसको कंप्लीट होने में कितना लगेगा टाइम, 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो ये हो रहा है हमारा क्या,
इंटरफेज। अब इंटरफेज में जो हमारा G1 फेज़ है, S फेज़ है और G2 फेज़ में क्या हो रहा है वो हम समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं G1 फेज़ की, तो G1 फेज़ में क्या हो रहा होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। देखिए, कोई भी सेल है, सेल से हमको नया सेल बनाना है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है हमको प्रोटीन चाहिए। तो क्या हो रहा होगा, सबसे पहले इस G1 फेज़ में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक, सेल साइज़ जो होगा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सेल साइज़ इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है, यहाँ पर जो भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं, यानी कि जो भी सेल ऑर्गेनिल्स होंगे वो क्या हो रहे होंगे, डबल हो रहे होंगे। ठीक है, वो अपना रेप्लिकेशन कर रहे होंगे, तभी क्या हो रहा होगा, हमारा सेल साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होगा। कहाँ, इस G1 फेज़ में। तो हम देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिल्स हैं, है ना, कोशिकांग हैं, ठीक, वो क्या होंगे, यहाँ पर रेप्लिकेट होंगे। कौन से फेज़ में, G1 फेज़ में। दूसरा है आपका एस फेज़। एस फेज़ कहने का मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है इसका, जहाँ पर क्या हो रहा होगा, आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, और पिछले बार के अगर आप एसीएफ का पेपर देखें तो वहाँ एक क्वेश्चन यहीं से बना है। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ होता है, एस फेज़ में होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमेटिन्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, क्रोमेटिन का क्या होगा भाई, रेप्लिकेशन होगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है, अपने आप को रेप्लिकेट करके क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, एस फेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन होगा। कहाँ, इस एस फेज़ में। ये याद रखेंगे, पहले फेज़ में हमने पढ़ा प्रोटीन सिंथेसिस, सेल साइज इंक्रीज होगा और मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिल्स का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। दूसरा है एस फेज़, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे हैं। इसको याद रखना, डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज़ में। तीसरा आता है आपका G2 फेज़। G2 फेज़ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ भी प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होगा, लेकिन इसमें सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है क्या, यहाँ पास आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का रेप्लिकेशन होता है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, अगर ये पूछा जाए तो आप बताएंगे कहाँ होता है, G2 फेज़ में। ये कैसे फेज़ हैं, G1, S और G2 हमारे प्रिपरेशन फेज़ है, इंटर फेज़ है, जहाँ पर क्या हो रहे होंगे, ये एक सेल जो होगा नया सेल बनने के लिए क्या कर रहा होगा, अपने आप को तैयार कर रहा होगा और अपने अंदर जो भी पार्ट्स हैं उनका क्या कर रहा होगा, रेप्लिकेशन कर रहा होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका मुख्य बात है। इसके बाद देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो शरीर में है, ऐसा है कि सेल जो होता है डिवीज़न वो बहुत ज़रूरी होता है। कुछ सेल्स जो होते हैं वो लगातार रेप्लिकेटेड करते रहते हैं, फास्ट रेप्लिकेशन होता है। जैसे होते हैं हमारे स्किन के सेल्स होते हैं, यहाँ जो होगा सेल डिवीज़न होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, यहाँ लगातार सेल डिवीज़न होता रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर सेल डिवीज़न जो होगा वो क्या होता है, ज़रूरत पड़ने पर होता है। जैसे कि हमारा किडनी है, लीवर है, यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो जनरली डिवाइड होते नहीं हैं। मतलब जनरली क्या होते हैं, जब ज़रूरत पड़ता है तभी डिवाइड होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होता है, ये एक ही बार डिवीज़न होता है, उसके बाद फिर कभी डिवीज़न नहीं होता। जैसे कि होती है हमारे न्यूरॉन में सेल डिवीज़न नहीं होता, इसलिए आपको क्या बोलते हैं कि जब सिर पे चोट लगती है तो वहाँ पर क्या होता है, केसेस क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि न्यूरॉन जो होता है वहाँ पर सेल डिवीज़न नहीं होता है। और हमको पता है कि जब भी हमको चोट लगती है, कटता है, तो क्या होगा, तुरंत हमारा वो पार्ट जो होता है देखेंगे कि कुछ दिनों में भर जाता है और क्या होता है, नए सेल्स बन जाते हैं। तो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ सेल डिवीज़न होता रहता है। लेकिन न्यूरॉन के केस में क्या होता है, उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, सेल डिवीज़न के प्रिपरेशन फेज़। अब जो हमको देखना है वो है आपका एम फेज़, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल डिवीज़न फेज़ को हमको देखना है। जहाँ पर अगर आप देखें एम फेज़ को, तो यहाँ पर भी इसको दो भागों में हम बांटते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो हम वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, न्यूक्लियस के लिए यूज़ करते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा होगा, इस एक्चुअल डिवीज़न फेज़ में जो न्यूक्लियस है, सेल का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। ठीक है, वो दो भागों में टूटेगा और दो न्यूक्लियस का निर्माण करेगा। साइटोकाइनेसिस कहने का मतलब ये है कि जो सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और दो अलग अलग सेल्स का निर्माण करेगा। कहाँ, इस साइटोकाइनेसिस में। तो साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, और कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। तो ये रहा मुख्य बात है। अब हम देखते हैं एम फेज़ में किसको देखेंगे, माइटोसिस को देखते हैं, फिर हम किसको डील करेंगे, मियोसिस को डील करेंगे। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस कहने का मतलब क्या है, समसूत्री विभाजन। चलिए देखेंगे अब इसको। चलिए मेटाफेज को देखते हैं। देखिए मेटाफेज में हमने क्या कहा, दो बातें की, एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है आपका साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में मैंने बताया कि कैरियो जो हम वर्ड यूज़ करते हैं किसके लिए करते हैं, न्यूक्लियस के यूज़ करते हैं, न्यूक्लियस के लिए यूज़ करते हैं।
तो यहाँ क्या हो रहा होगा, न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा होगा। ये देखिए 2 न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है इस केस में, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, ये जो होगा साइटोकाइनेसिस में, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये साइटोप्लाज्म क्या होगा, बीच से स्प्लिट होगा और 2 अलग अलग सेल्स का निर्माण करेगा और ये आगे जाके क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ये क्या होगा आपका साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब देखिए जो एम फेज में है, हमने यहाँ क्या बात करना है, अभी माइटोसिस की बात करना है, समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन कहने का मतलब क्या है कि जितने मदर सेल्स में क्रोमोसोम्स हैं वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आप किस में दिखेंगे, डॉटर सेल्स में दिखेंगे। तो इसलिए हम इसको क्या कहें, समसूत्री विभाजन। मदर सेल्स में 2n क्रोमोसोम्स है, 2n मान लीजिए 14 है, तो डॉटर सेल्स में भी कितने होंगे, 2n होंगे, 14 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं या होमोटाइपिक डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपको माइटोसिस है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलेगा। कायिक कोशिकाओं में आपको ये माइटोसिस प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब देखिए कैरियोकाइनेसिस की जो हम बात कर रहे थे, है ना, कैरियोकाइनेसिस की जो हम बात कर रहे थे, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, ठीक। इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक। इन 4 प्रोसेस में क्या आ रहा होगा वो हम देखते हैं। मैंने क्या कहा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आप इसको अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। PM एट टेलीविज़न, मैं ऐसा करके भी याद कर सकता हूँ, PM एट टेलीविज़न। तो ये क्या हो गया आपका, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब देखिए प्रोफेज में क्या हो रहा है, अब वो हम समझते हैं एक एक करके, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफेज में क्या हुआ। अभी तक हमने देखा कि सेल साइकिल में क्या देखा हमने, एक इंटरफेज होता है और एक एम फेज होता है। इंटरफेज में हमने प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, DNA है, उन सब का रेप्लिकेशन हो चुका है। तो अब प्रोफेज में क्या आ रहा होगा, ये देखिए प्रोफेज में क्या होता है, एक अर्ली स्टेज पे देखें इसके प्रोफेज के शुरुआती समय पे, तो क्या होता है, यहाँ पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है आपका, क्रोमोसोम्स है, जो कि कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। हमने देखा कि एस फेज में क्या हो रहा था, DNA का रेप्लिकेशन हुआ। DNA का रेप्लिकेशन कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे जो भी क्रोमेटिन्स धागे हैं वो क्या होंगे, रेप्लिकेटेड हो गए होंगे। तो वो रेप्लिकेशन हमको रेप्लिकेटेड होकर हमको कहाँ दिख रहे हैं, इस प्रोफेज में दिख रहे हैं कि वो कैसे हैं, पतले धागेनुमा संरचना है, ठीक है। तो एक अर्ली स्टेज में क्या होता है प्रोफेज का, अगर आप देखें तो यहाँ क्या दिख रहा है हमको, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही हम लेट फेज़ में जाते हैं, किसके, प्रो फेज़ के लेट फेज़ में जाते हैं हम लोग, तो हम देखते हैं कि ये जो आपका क्रोमोसोम था जो कि पतला था, थ्रेड लाइक संरचना था, वो क्या हो गया, थिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस फेज़ में क्या हो रहा होगा, क्रोमोसोम जो होगा वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक। और क्या होंगे, और क्या हो रहा होगा, ये जो आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है क्या होगा, डिसअपियर होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मान लीजिए न्यूक्लियस हैं वो सब क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो न्यूक्लियोल्स जो होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो प्रोफेज में क्या हो रहा होगा, जो भी क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या सेल ऑर्गेनेल्स है वो क्या हो रहे होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। और क्रोमोसोम जो होगा वो क्या होगा, थिक होगा, ठीक, क्रोमोसोम क्या होगा, थिक होगा। और एक चीज़ क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको लेट फेज में स्पिंडल एपरेटस आ जाता है, ठीक है। इस स्पिंडल एपरेटस क्या होगा, अपीयर होगा, और क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स जो भी होंगे वो क्या होंगे, डिसअपियर होंगे, किसमें, इस प्रोफेज में, ठीक है। अब देखिए ये जो होगा आपका क्रोमोसोम बन गया, कैसा है अब ये, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। और इसके सेंटर पार्ट पे क्या है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। इसका जो सेंटर पार्ट में ये चीज़ दिख रहा है आपको क्या है, वो सेंट्रोसोम। अब इसके बाद जो है सेकेंड फेज़ वो है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में देखते हैं क्या हो रहा है। फेज़ में हमने देखा कि किस तरह से उसके लेट फेज़ में क्या हो रहे हैं, जो भी सेल पार्टिकल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, है ना, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, वो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो जाता है। और जो हमारा क्रोमोसोम है वो क्या होगा, कंडेंस होगा, कंडेंस होकर क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, ठीक है। और क्या होगा जाएगा, थिक हो जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेंट्रोसोम हमारा बना हुआ है वो क्या होगा, एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड होता है, ठीक है, एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। कहने का मतलब क्या है इसका, कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, अभी भी 46 ही है। हम लोग बोलते हैं जैसे कि ह्यूमन में मैंने पी का एग्जांपल लिया था, मटर का,
कि उसमें क्रोमोसोम नंबर 2n = 14 था। तो यहाँ पास अभी भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 14 है। ये रेप्लिकेट हमको दिख रहा है कि सिस्टर कॉम्युनिकेट बन गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पास अभी क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई है, 14 से 28 हो गई है। अभी 14 ही है। जब तक ये एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड है तब तक ही हम क्या बोलेंगे कि क्रोमोसोम की संख्या सेम है। देखिए मेटाफेज में क्या हो रहा होगा, इसके बाद वो समझते हैं। तो देखिए क्या हो रहा होगा मेटाफेज में, जो हमने देखा कि स्पिंडल फाइबर जो कि बना था, अपीयर हुआ था कहाँ पास, प्रोफेज में, वो क्या होगा, इस सेल के ध्रुवों की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ से क्या निकलेगा, क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर बनेगा। और ये स्पिंडल फाइबर जो होगा इस क्रोमोसोम के किससे अटैच्ड होगा, सेंट्रोमियर से अटैच्ड होगा, ठीक है। और यहाँ जो क्रोमोसोम है आपको कहाँ दिख रहा है, इस सेल के बीचों बीच में से एक प्लेट गई है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटा प्लेट बोलते हैं। वहाँ पर ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, कौन सा, ये क्रोमोसोम, ठीक। अब क्या हो रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है स्पिंडल फाइबर, ये क्या होता है, बहुत ही लचीला होता है और मजबूत होता है, ठीक है, लचीला और मजबूत होता है, ठीक। तो मेटाफेज में यही हो रहा है कि जो क्रोमोसोम है वो मेटा प्लेट पर लाई कर गया और स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हो गया। इसके बाद जो आता है एनाफेज, एनाफेज पे आप क्या देखेंगे कि ये जो स्प्लिंडर फाइबर है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और क्या होगा, ये छोटा होना चालू कर देगा। छोटा होना चालू करेगा तो क्या होगा, ये उसको खींचेगा, किससे, सेंट्रोमियर से खींचता है बीच से। और जैसे ही सेंट्रोमियर से खींचता है तो हर एक क्रोमोसोम के अलग अलग सेंट्रोमियर्स अपीयर हो जाएंगे यहाँ पास, ठीक। यहाँ पास क्या दिख रहा है हमको, सभी क्रोमोसोम के अलग अलग सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट हैं। अब ये क्या हो गया है, जो क्रोमोसोम है अब इनकी संख्या जो होगी वो रेप्लिकेटेड हो गई है। यानी कि हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि जो 2 क्रोमोसोम थे अब कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं, ठीक। लेकिन अभी ये क्या हो गया, स्प्लिंडर फाइबर अभी छोटा हुआ है, पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हुआ है। तो इसके बाद का जो फेज़ आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, ये जो आपका स्प्लिंडर अपरेटस है, स्प्लिंडर फाइबर वो क्या होगा, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा और हमको क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस दिखने को मिलेगा और न्यूक्लियस के अंदर हमें इस तरह से क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, ठीक है। हम टीलोफेज को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। यानी कि प्रोफेज में जो जो चीज़ गायब हो गई थी वो सभी क्या होगी, टीलोफेज में वापस रीअपियर हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, वो सभी क्या होंगे, वापस आपको दिखाई देने लगेंगे। यहाँ दिख रहा है, यहाँ साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, 2 डिफरेंट हमको न्यूक्लियस यहाँ पास मिल गए हैं। अब क्या होगा इसके बाद क्या होगा, इस न्यूक्लियस का क्या होगा, डिवीज़न होगा और हमको क्या मिलेगा, मतलब इस साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा और साइटोप्लाज्म के डिवीज़न से हमको 2 डिफरेंट सेल देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस आप देखेंगे तो साइटोकाइनेसिस का मतलब मैंने क्या बताया था कि यहाँ जो साइटोकाइनेसिस होगा उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। यहाँ क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म है ये पूरा। तो इस साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर डिवीज़न होना चालू करेगा, ठीक है। एनिमल सेल में जब डिवीज़न होता है तो कैसे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर से क्लेवेस फरो बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, एनिमल सेल में जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है हम उसको बोलते हैं क्लेवेस फरो। और यही जब आपका प्लांट सेल होता है तो प्लांट सेल में क्या होता है कि वहाँ तो इस तरह से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाहर एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, सेल वॉल। तो यहाँ एक थोड़ा डिफरेंट काम करता है। यहाँ पर वो क्या करेगा, सबसे पहले सेल प्लेट बनाता है और सेल प्लेट बना के फिर वो क्या करता है, उसको क्या बोलते हैं आप, सेल प्लेट बनाकर वो क्या करेगा, उस दोनों न्यूक्लियस को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा, ठीक है। कहाँ पास होता है ये, प्लांट सेल में। तो इस तरह से हमने क्या देखा, माइटोसिस में कुछ इस तरह से ये क्या हो रहा है, आपका विभिन्न चरणों से गुजर कर एक सेल से, मदर सेल से डॉटर सेल का निर्माण हो रहा है। यही आपका क्या था, माइटोसिस। अब हम देखेंगे क्या इसके बाद, मियोसिस।